हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ CGPSC ACF 2020-21 अब की बार पीएससी पार के लिए जो सबसे बढ़िया आज कंटेंट लेके आया हूँ वो है 2018 CGPSC 2018 का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है CGPSC 2018। ठीक है, जो 2019 में इसका पेपर हुआ था इसे CGPSC 2018 कहा जाता है। उसका जो पेपर है वो मैं लेके आया हूँ पूरा सोल्यूशन के साथ। तो देखिए मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, वीडियो अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये है पहला क्वेश्चन। देखिए ये सेट डी है 2018 का पेपर का, और जो ऑथेंटिक आंसर है उसी को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जिसे CGPSC ने लिया है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या था, किस समिति के द्वारा धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश की गई थी या की थी। तो ये जो आंसर है वो केलकर समिति है। जो केलकर समिति है उसने ये सिफारिश की थी कि जो कर राहत है, ठीक है, धारा 88 के अंतर्गत उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है केलकर समिति होने वाला है। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपको नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब आई थिंक सबसे बढ़िया दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आया था ये आया था, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है रिजर्व बैंक से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। योजना आयोग से नहीं हो सकता। वित्त आयोग से नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो आंसर है वित्त मंत्रालय से है। ये आंसर गलत है। ठीक है, ये जो आंसर है ये गलत है। ये सब जो सही आंसर है वो है वित्त मंत्रालय से। जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना दोस्तों वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, और सांख्यिकी विभाग है, ठीक है, वो जारी करता है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, आय का वितरण मापा जाता है। तो आय का जो वितरण है वो किससे मापा जाता है दोस्तों? तो लॉरेंज वक्र से मापा जाता है। जो लॉरेंज वक्र है ना उससे जो है आय का वितरण मापा जाता है। इस टाइप का वक्र होता है लॉरेंज वक्र। इसमें जो है 0 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखी रहती है और इधर मंथ रहता है आपका, ये मंथ वाइज लिखा रहता है। ठीक है, और इधर 0 से लेकर पूरा 100 तक का उसका आंकड़ा रहता है। इसमें ये बताया जाता है कि कौन किसका जो आय है वो सही ढंग से इसमें जो है वितरित हुआ है या नहीं। ठीक है, आय का वितरण इससे मापा जाता है। जैसे 0 से जितनी ज़्यादा संख्याएं ज़्यादा रहेंगी तो आय का वितरण उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा आया था, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई थी या दी गई है? ठीक है, बहुत पहले दिया गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे था आना चाहिए था वैसे। तो किस में दी गई है अभी? तो अनुच्छेद 326 है ना, उसमें जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो वयस्क मताधिकार को अनुच्छेद 326 में दिया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, और आपको पता भी होना चाहिए जब आप वयस्क हैं 18 साल से ऊपर वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? तो कानून का जो समान संरक्षण है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। ठीक है, आप जानते होंगे समानता का अधिकार। ठीक है, इसमें दिया गया है। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा है ये जो है, तो अनुच्छेद 14 आप याद रखें, कानून का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। जो छठवां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये प्रतिबंध आप देखिए 26 जो अनुच्छेद है ना उसमें जो है प्रतिबंध किस में लगाया गया है? लोक व्यवस्था पर लगाया गया है क्या? हाँ, लोगों का व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस पर तो ये आंसर नहीं हो सकता। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है क्या? नहीं, इस पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सदाचार पर, हाँ, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्वास्थ्य पर, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। धर्मनिरपेक्षता पर प्रतिबंध नहीं लगाया। तो 1 और 4 और 5 इसका जो आंसर है हमारे पास वो डी होने वाला है। 1, 4 और 5। जब आप अनुच्छेद 26 को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको इसका जो है सही आंसर और सटीक आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। बाकी में किसी में प्रतिबंध नहीं लगाया गया इसमें। 7वां, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा भैया इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ये हमारे जो संविधान है ना उसमें 8वीं अनुसूची में ये शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है।
8वां क्वेश्चन हम चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आया था, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो कौन प्रमाणित मतलब होता है सर्टिफाइज। देखो, धन विधेयक जब पारित हो जाता है तो उसको सर्टिफाइड करता है स्पीकर जो रहता है हमारे पास लोकसभा में, वो आपको पता होनी चाहिए, जो धन विधेयक है वो लोकसभा में पारित होता है, ठीक है। तो वो जो सर्टिफाइड करता है वो उसका जो स्पीकर है वो करता है। तो ये हो गया आंसर इसका सी, स्पीकर। अगला हम चलते हैं, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है? जो विधायिका में दिया गया है। विधायिका मतलब होता है संविधान, ठीक है। कानूनी रूप से कौन सा अधिकार मिला है राष्ट्रपति को? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार उनको मिला है। वो अध्यादेश जारी कर सकता है, आपातकाल नहीं, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। ये उनकी पावर है। आपातकाल वो अलग है ना। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति अगर जो है सत्र बुला लेता है, संयुक्त सत्र लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, और इसी बीच जो है लोकसभा विघटित हो जाती है, मान लो मंत्री लोग दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं, विघटन कर देते हैं या पीएम को हटा देते हैं, तो उस स्थिति में संयुक्त सत्र यथासंभव आहूत होगा ही, ठीक है। उसको जो है कोई टाल नहीं सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, संयुक्त सत्र यथासंभव आहूत होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है एक था, राष्ट्रपति का आदेश उनको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। 11वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो अवर फेवरेट, ठीक है, और मात्र राज्य वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश से ही अलग होकर हमारा जो 33% छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में भी सोयाबीन कहीं कहीं बोया जाता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में बोया जाता है, ठीक है। और गुजरात जो कपास के लिए फेमस है, पता है आपको, महाराष्ट्र में संतरा वगैरह। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश में सर्वाधिक थी? देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे? 42 जनजाति छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश उसी का पार्ट है, यानी कि मध्य प्रदेश का पार्ट छत्तीसगढ़ है, तो सबसे जनजाति अनुसूचित जनजाति कहाँ होगी? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी, ठीक है। निम्नलिखित प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागमन, ठीक है, में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है? देखिए दोस्तों, जो गमनागमन है उसका जो है किसमें सर्वाधिक हिस्सा है? तो गांव से गांव जो गमन है और आगमन है उसे एक साथ बोल दिया गया है गमनागमन, ठीक है। तो गांव से गांव का सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। हमने भी आंसर डाला था उस समय गांव से नगर, लेकिन ये आंसर गलत है। सीजीपीएससी ने गांव से गांव ही लिया है, ठीक है, वर्ष 2011 में, ठीक है। गांव से गांव ही सबसे ज़्यादा पलायन हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब पूछेगा तो गांव से नगर ज़्यादा लोग जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो बॉक्साइट को जो सबसे ज़्यादा उपयोग करता है कच्चा माल के रूप में, ठीक है, वो है हमारा एल्यूमिनियम, क्योंकि बॉक्साइट का जो फार्मूला होता है Al2 होता है, ठीक है, Al2O3 होता है शायद, एल्यूमिनियम का ट्राईऑक्साइड, क्योंकि इस पर 3+ होता है, इस पर 2+, ठीक है। Al2O3 एल्यूमिनियम के लिए होता है उपयोग, एल्यूमिनियम Al, ठीक है। बॉक्साइट का फार्मूला याद रखेंगे तो एल्यूमिनियम इसी में छुपा रहता है, Al2O3। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम 15वां नंबर का क्वेश्चन। 15वां नंबर का क्वेश्चन पे क्या आया था? निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के मध्य में स्थित है, लगभग मध्य में, ठीक है। तो ये हमारा जो सही आंसर है इसका जमशेदपुर टाटा, ठीक है, जमशेदपुर टाटा स्टील का है, वो जो है इन दोनों के मध्य में है। लौह अयस्क क्षेत्र और कोयला क्षेत्र इन दोनों के मध्य में कौन है? जमशेदपुर। ये कहाँ पे है आपका? शायद ये जमशेदपुर टाटा उड़ीसा में है ना, उड़ीसा या रांची, तो आई थिंक उड़ीसा में है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। उड़ीसा या रांची दोनों में से एक ही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो देखिए, भारत में जो नवीनतम श्रेणी है, अगर आप पढ़े होंगे, हिमालय जो श्रेणी है वो सबसे नवीनतम श्रेणी है, क्योंकि जो है सबसे पहले जो
आपका बना था वो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है ना वो वाला बना था। उसके बाद आपका शिवालिक, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ये सब जानते हैं ना आप, ठीक है। लास्ट में जो बना था वो हिमालय श्रेणी है। उसके बाद जो है उत्तर भारत का मैदान बना था। तो हिमालय श्रेणी जो है नवीनतम श्रेणी है, ठीक है, आप उसको याद रखिए। ये भी पूछ सकता था कि कौन से काल में बना है, ठीक है। तो उसका जब आप भूगोल में अध्ययन करेंगे तो आपको पढ़ना पड़ता है कि कौन से काल में बना है। कच्छ वनस्पति का सुंदर वन, ठीक है, ये कच्छ पे मत जाना ना, यहाँ पे जो सुंदर वन है उस पर ध्यान देना। सुंदर वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सुंदर वन है जो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कच्छ की खाड़ी पूछ देता तो गुजरात में था, लेकिन यहाँ पे घुमाने के लिए बोल दिया था कच्छ वनस्पति का सुंदर वन, ठीक है। तो सुंदर वन को आपको याद रखना है। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और वहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, बहुत ही खूंखार, ठीक है। मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है? ये 18 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए जो मध्य प्रदेश है वो उसका जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैग्नीज नहीं होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है तांबा। जो तांबा अयस्क है ना, कॉपर यानी होता है तांबा, ठीक है। Cu इसका फार्मूला होता है कॉपर ओर, ठीक है। तो ये जो तांबा अयस्क है ना वो जो है मध्य प्रदेश का मलाज खंड में उत्पादन में जो है अग्रणी है देश में पूरा, ठीक है। पूरे भारत में सबसे प्रथम स्थान पर कहा जाए तो तांबा अयस्क के लिए कौन है? तो मलाज खंड है। 19वां नंबर का प्रश्न अगर हम देखें तो दसरोजा पत्रिका, ये जो है आपका स्वतंत्रता के समय का जो पत्रिका है दसरोजा, उसको राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो अब्दुल गफ्फार खान है। इसने जो है दसरोजा पत्रिका की जो है शुरुआत की थी। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम है? जो दक्षिण अफ्रीका में जो समाचार पत्र महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित किया था सबसे पहले, तो वो था द इंडियन ओपिनियन, ठीक है। द इंडियन ओपिनियन जो है इन्हीं का है। और दक्षिण अफ्रीका में ये जो हैं गए थे गांधी जी, और दक्षिण अफ्रीका से बाद में वापस आते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की जो है स्थापना की थी और बाद में इसको अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि ये जो है राजस्थान को जो है अपने कब्जे में करना चाहता था ना, ठीक है। तो ये सिकंदर लोदी किस वंश का था? तो लोदी वंश का था। आपको ट्रिक याद होगा, गुल खिला तो शायद लोदी मिले। पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर लोदी वंश आया बाद में। इस तरह से जो ट्रिक है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं जैसे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो लार्ज कर्जन है। इसके बारे में जो है आंसर एकदम क्लियर नहीं है, बट लार्ज कर्जन को जो है कई जो कोचिंग संस्थाएं उन्होंने आंसर लिया है, बट एकदम जो है इसमें एकदम क्लियर नहीं है, ठीक है। क्योंकि पीएससी ने इसको जो है इस आंसर को एलिमिनेट किया था। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो बौद्ध मत की जो विस्तार है ना उसमें जो है हर्षवर्धन ने दिया था, कनिष्क ने दिया था, अशोक ने दिया था। इसने अपनी बेटे और पुत्री दोनों को श्रीलंका भी भेजा था ना, किसने? अशोक ने। और पुष्यमित्र शुंग, ये तो बिल्कुल नहीं है आंसर, ठीक है, सॉरी आंसर नहीं, ये जो है बौद्ध मत का जो है विस्तार में योगदान नहीं दिया था पुष्यमित्र शुंग। तो आंसर क्या होगा? नहीं पूछा है ना इसमें, तो आपका आंसर जो होगा पुष्यमित्र शुंग होगा इसका सही आंसर, पुष्यमित्र शुंग। अगला हम देखते हैं। अगर हम अगला की बात करें 24वें नंबर की, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क का बनवाया था? ठीक है, तो किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी, जिसको जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, सड़क ए आजम भी बोलते हैं उसको शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और ये जो है नेशनल हाईवे ये 1 और 2 1 कहलाता है, नेशनल हाईवे 1 और 2, मेरे को क्लियर नहीं है 1 या 2 दोनों में से एक कहलाता है कुछ, ये 2 है शायद, नेशनल हाईवे 2 या नेशनल हाईवे 1, ठीक है, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। ये दिल्ली से लेकर उधर जाता है बोले तो पश्चिम बंगाल साइड में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक जो समाज है ना उसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी।
जो इसको कैसे याद रख सकते हैं, सत्य ज्योति जो है सत्य का प्रतीक है, ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ज्योति सत्य का प्रतीक है। तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये आया था, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। तो जो सुदूर संवेदन यानी कि आपका होता है रिमोट सेंसिंग, यानी कि आपको दूर से संवेदनाओं को पकड़कर वो आपको जानकारी देता है, वो कौन है, तो देहरादून। इसका जो सुदूर संवेदन, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पे है, तो ये जो है देहरादून में है, ठीक है। और ये जो है बहुत ही बढ़िया संस्थान है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आपको तो मुखाग्र होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, अगर नहीं है तो ठीक है बता देते हैं कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए जो बाबा रामदेव है उन्होंने 21 मई तो नहीं है, इसका आंसर 5 जून भी नहीं है, इसका आंसर 2 अप्रैल भी नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो है 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जो रामदेव है योग गुरु, ठीक है, उनके द्वारा विश्व भर में इसको इसी दिन को डिक्लेयर करवाया गया था। तो 21 जून जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब भारत जो है योग गुरु के रूप में उभरा हुआ है हमारा देश। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा स्रोत है, रीन्यूएबल एनर्जी का स्रोत जो है हमारा बायोमास है। पेट्रोलियम नष्ट हो जाएगा कभी ना कभी, कोयला हमेशा नष्ट होने वाला चीज़ है, मिट्टी का तेल जो है नष्ट होने वाला चीज़ है, लेकिन बायो का मास है वो हमेशा बरकरार रहता है। जितना कूड़ा करकट या फिर कचरा डालेंगे आपका बायोमास प्रोड्यूस होते रहेगा, आपको गैस मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना बायोमास, ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आया हुआ था हमारे पास 29वें नंबर में, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति का मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हलाम नोटिया जातियाँ, हलाम और नोटिया जनजाति किस राज्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये जो राज्य है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में इस टाइप की जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हलाम और नोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरा में, ठीक है। अगला हम देखते हैं। तो अगला हमारे पास ये आया था, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत में जो जैव विविधता अधिनियम है सन 2002 में पारित हुआ था। इसको आप करेक्ट याद रख लें, 2002 है, 2000 नहीं है, 2010 नहीं है, 2017 नहीं है, केवल 2002 है। जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में पारित हुआ था। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं अभी वर्तमान में जो है एल नारायण स्वामी हैं। कौन है, एल नारायण स्वामी, एल नारायण स्वामी, ठीक है। उस समय कौन थे, तो उस समय थे सूर्यकांत थे, ठीक है। तो उस समय को आपको पुराना हो गया। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर में अभी बात करूं मैं 2020 की, 2020 में भी कौन है वर्तमान में, तो एल नारायण स्वामी हैं जो 6 अक्टूबर 2019 से यहाँ पे विराजमान हैं, ठीक है। नारायण स्वामी, एल नारायण स्वामी इसके जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्या होती है, मतलब वृद्ध लोगों को जो है कान का जो ईयरफोन है जिसमें हम लोग सुनने के लिए उनको सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए जो कानों का डिवाइस है, ठीक है, ईयर डिवाइस वो दिया जाता है और सारा चीज़ दिया जाता है। वृद्धों की मदद के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना कब लागू किया गया था, तो ये जो है आपका 1 अप्रैल को लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2017 को। और किस स्थान से लागू हुआ था, तो ये नेल्लोर से हुआ था। तो ये सारे ऑप्शन जो है गलत दे दिए थे, इसलिए इसे जो है पीएससी ने विलोपित कर दिया था ये प्रश्न को। तो नेल्लोर इसका जो सही आंसर है वो नेल्लोर से है, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है ये जिला नेल्लोर। यहाँ से जो है आपका राष्ट्रीय वयोश्री जो योजना है वो लागू हुआ था। तो आप इस बात को याद रख लें, ठीक है। तो इस टाइप की गलती कर देता है जो पीएससी है वो, तो उसको आंसर को फिर विलोपित करना पड़ता है उसको, ठीक है। 2018 में भारोत्तोलन के लिए राष्ट्रीय राजीव खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ये मीराबाई चानू है, ठीक है। भार को उठा के फेंकती है, ठीक है, और ये एस मीराबाई चानू है, ठीक है, खिलाड़ी भारोत्तोलन की, और इन्हें ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 2018 में, ठीक है। तो ये पुराना क्वेश्चन है।
अभी तो ये खैर नहीं आएगा करंट अफेयर से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन संभावित 2021 जो पीएससी होने वाला है उसमें आएगा, ठीक है। तो आप वो उसकी तैयारी इसी से रिलेटेड करके करिए। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसी से हम रिलेट करके तैयारी कर सकते हैं। कौन से देश ने सैफ सुजुकी कप 2018 फुटबॉल प्रतियोगिता जीत ली? तो किसने जीता था भैया? इसका जो आंसर है आपका बी मालदीव। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास बी मालदीव। मालदीव ने सैफ सुजुकी कप 2018 फुटबॉल प्रतियोगिता जीती थी। मानव विकास सूचकांक 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में प्रथम रैंक पर कौन सा देश है? तो भैया नार्वे। नार्वे एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। और यही सबसे हर बार जो है टॉप करता है नार्वे। ये 35वें नंबर पे है, 2018 में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। भैया भारत का स्थान क्या है अभी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो अभी जो 2020 में भारत का स्थान लगभग मानव विकास सूचकांक में मेरे ख्याल से 130 से ऊपर ही है, 140 के आसपास रहता है, ठीक है। अक्टूबर 2018 में किस अर्थशास्त्री को IMF के शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ। ये एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, ये लड़की हैं गीता गोपीनाथ, और इनको जो है अर्थशास्त्री के रूप में IMF शोध विभाग द्वारा आर्थिक सलाहकार के रूप में 2018 में चुना था, ठीक है। उसके बाद 2019 में एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो भारत के ही थे। कौन थे उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में कौन से अभियान की शुभारंभ किया गया? ठीक है, तो इसका जो आंसर है आयुष्मान भारत नहीं है, स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता ही सेवा 15 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी। सितंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति के पद पर चुनाव किसने जीता है? तो जो चुनाव जीता है ना मालदीव का, वो किसने जीता है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने। ये जो है मालदीव के राष्ट्रपति हैं। मालदीव हमारा काफ़ी अच्छा संबंध है, भारत मालदीव को बहुत सारी चीज़ें प्रदान करता है। विनय पत्रिका के रचयिता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास हैं, बहुत ही फेमस व्यक्तित्व है इनका, तुलसीदास। केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण कौन स्वीकार करता है? तो भारतीय दर्शन से ये प्रश्न है, ये प्रश्न जो है भारतीय दर्शन शास्त्र से है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है भारतीय दर्शन शास्त्र से। केवल जो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, स्वीकार करता है, जैसे हम साइंस है ना, साइंस भी क्या मानता है? साइंस ये मानता है कि प्रत्यक्ष जो है सामने में जो है उसी को ही प्रमाण मानता है। तो जो इसको जो दिया था वो किसने दिया था? चारवाक ने दिया था। चारवाक बोलता है जिंदगी जियो, ऋण लो और घी पियो, लेकिन ऋण तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहिए। ये तो मैं मानता हूँ चारवाक का, और ये प्रत्यक्ष को ही मानता था। मतलब ये कोई भी बोल दिया उसको ऐसा मान लूँ, ऐसा नहीं, ये प्रत्यक्ष को ही मानता था, ठीक है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन का जो प्रवर्तक है ना वो हमारे कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वो गौतम है। गौतम इसका सही आंसर है। स्यादवाद संबंधित है, स्यादवाद संबंधित है आपके किससे संबंधित है? तो ये जैन से संबंधित है। जो जैन धर्म है उससे संबंधित है स्यादवाद, स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद। अगला हम देखते हैं जो 43वें नंबर पे आया है वो अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। अपूर्व मीमांसा आपने पढ़ा ही होगा, अपूर्व जो है मीमांसा से संबंधित है, ठीक है। ये भी दर्शन शास्त्र का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मीमांसा। दर्शन शास्त्र, भारत दर्शन जो टॉपिक दिया है ना छत्तीसगढ़ पीएससी में आता है, 4 या 5 क्वेश्चन इससे हर बार पूछे जा रहे हैं, तो दर्शन शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? साइंस से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है बेसिलस थुरिजेनसिस, थुरिजिएंसिस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये ए है। अगला हम देखते हैं, अगला क्या आया था? बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो क्या है? तो बेकिंग सोडा का सिंपल सा फार्मूला होता है सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, तो सी इसका सही आंसर हो गया। सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। खाने का सोडा और बेकिंग सोडा दोनों में अंतर है, ठीक है, लेकिन फार्मूला सेम होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। भू-स्थिर उपग्रह घूमता है, भू-स्थिर उपग्रह जो घूमता है वो किस में घूमता है? स्थिर ऊंचाई पर। देखिए भू इस तरह से है और सैटेलाइट इस तरह से है मान लो, ठीक है, और दोनों एक, ये जो सैटेलाइट है ना वो एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, ठीक है, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। अगला देखते हैं हम लोग,
47, भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान, उस समय जब 2018 की बात करें तो सबसे जो हल्का विमान था उस तेजस था, जो बहुत ही गतिमान था। ठीक है, तो करंट अफेयर का प्रश्न था ये। तो हल्के लड़ाकू विमान याद रखना, तेजस हमारा अभी हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन यानी क्या होता है, जो कड़ा होता है ना, सघन, सघन यानी कठोर, जो कठोर माध्यम है उससे जब विरल माध्यम में जाती है जब प्रकाश की किरण, तो आपको पता होगा जो है अपवर्तन का नियम, तो ये अभिलंब से क्या होती है, पास नहीं आती है, अभिलंब की ये दूर हट जाती है। ठीक है, तो अभिलंब का क्या है, दूर हटना, ये हो गया। अब इसकी चाल बढ़ती है कम होती है, देखिए सघन माध्यम में इसकी चाल जो है कम रहेगी। अब जैसी बाहर निकलेगी इसकी चाल जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है ए है, इसकी चाल बढ़ जाती है तब यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब जो आपका अपवर्तन के कारण ही हमें जो है सिक्का जो है ऊपर उठा दिखाई देता है जब पानी के अंदर हम डाल देते हैं। किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या हो सकता है, तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर की बात करें तो एसी जनित्र जो रहता है ना, जनरेटर रहता है जिससे हम एसी बिजली उत्पन्न करते हैं, जो हमारे घरों में आता है, उसमें क्या रहता है, देखिए स्लिप रिंग, सर्पी बल है, जिसको हिंदी में सर्पी बल बोलते हैं, ये रहता है। और डीसी जनरेटर में हमारा क्या रहता है, दिक् परिवर्तक। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। एसी जनित्र में सर्पी वाला रहता है और डीसी जनित्र में क्या रहता है, दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है, एसी को डीसी में बदल देता है। देखिए सबसे पहले जो पावर जनरेट होता है, कहीं भी आप दुनिया में कहीं भी जाओ एसी जनरेट होता है, तो उसी को जो जनरेट हुआ एसी है उसको डीसी में बदलने के लिए यहाँ पे दिक् परिवर्तक लगाया जाता है डीसी जनित्र में, यानी जनरेटर में। दोस्तों ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, कल के डेट में आ गया तो क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, जो ट्रांसफार्मर है उसको परिणाम मित्र कहते हैं हिंदी में, परिणाम मित्र। देखिए 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का पीएच मान संभव है। तो देखिए दोस्तों 0 से लेकर हमारा 7 तक ये अम्लीय होता है, 7 जो है उदासीन होता है और 7 से 14 तक ये हमारा क्षारीय होता है पीएच मान, क्षारीय, क्षारीय ये क्या होता है, अम्लीय। और ये जो बीच में होता है वो क्या होता है, उदासीन, उदासीन, वो है उदासीन। ठीक है, तो 0 से लेकर 7 तक जो वैल्यू है वो है 6। ठीक है, 6, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा, आंसर होगा वो होगा ए। तो देखिए हम 51वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है, नाट प्रसिद्ध है आपके भतरा पर। ठीक है, भतरा जो जनजाति है उस पर नाट प्रसिद्ध है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, नाट किससे रिलेटेड है करके पूछ देगा तो आपको भतरा इसका सही आंसर देना है। पाइक किस जनजाति से संबंधित है, पाइक, पाइक जो है आपका संबंधित है हमारे कंवर जनजाति से, कंवर जनजाति से संबंधित है पाइक। धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह, धुमकुरिया जो है उराव जनजाति का युवा गृह है, धूम उड़ाव। ठीक है, कमर में पाइप बांध लो, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आप रिलेट करेंगे किसी भी चीज़ को तो आसानी से याद हो जाता है, इसलिए आप रिलेट कर लीजिए। ठीक है, तो धूम उड़ाव इस तरह से आप याद रख लेंगे। धूमकुरिया का किसका युवा गृह है, तो उराव जनजाति का। निम्नलिखित में से कौन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है। तो बस्तर अंचल की जो बोली है वो कौन सी नहीं है, तो देखिए गोंडी बोली बोली जाती है, हल्बी बोली जाती है, भतरी बोली जाती है, कौन सी नहीं बोली जाती, सादरी नहीं बोली जाती। तो इसका जो आंसर है वो डी है हमारी, सादरी, ये बोली बस्तर अंचल में नहीं बोली जाती। ठीक है, इनमें से कौन सा बर्तन नहीं है, तो इनमें से जो बर्तन नहीं है वो है घनौची, घनौची इसका सही आंसर है। ठीक है, ये बर्तन नहीं है। हंडिया बर्तन है, हंडिया किस टाइप का रहता है, हड़िया। ठीक है, इस टाइप का हड़िया जिसमें हम खाना बनाते हैं। और कुडेरा ये भी है, कनौजी भी है, लेकिन ये घनौची जो है इसका सही आंसर है, ये एक बर्तन नहीं है। 55 के बाद 56 देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो किशोर साहू सम्मान है ना वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है छत्तीसगढ़ में, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये किशोर साहू सम्मान फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसको आप याद रखिए। नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बंध है, तो ये नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बंध है, इसका जो तात्पर्य है वो है सुई धागा। देखिए सुई इस तरह से होता है हमारे पास सुई, और ये जो है इस तरह से जाता है, फिर इस तरह से सी देता है हमारे कपड़े को, तो जो है बुलक जाता है। हम छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, बुलक जाना, यानी कि
आर पार हो जाना। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर सुई धागा है। अगला हम देखते हैं, पर्रा भर लाई आकाश भर बगराई। आकाश यानी कि यहाँ पे आकाश बोल रहे हैं हम लोग, आकाश में हम लोग क्या बगरा देते हैं, तारे को फैला देते हैं, बगरा देते हैं। छत्तीसगढ़ी में हम बगराने बोलते हैं इसको, फैलाना को हम छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, बगराना। ठीक है, तो पर्रा भर लाई आकाश भर बगराई, तो इसका जो सही आंसर है वो तारे हैं। तो देखो दोस्तों, पर्रा भर लाई आकाश भर बगराई, इसका जो तात्पर्य है तारे हैं। ठीक है, सिंपल सा। अगला देखते हैं, निम्न इनमें से क्या पूछा था, इनमें से कौन सा एक भाजी है। अभी छत्तीसगढ़ वाले नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा भाई, भाजी नहीं है इसको, रमकेरिया हमारे खाने का, उसको भिंडी को हम रमकेरिया बोल देते हैं। ठीक है, करमट्टा भाजी, लाल भाजी और अमारी भाजी तो हम खाते ही हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास रमकेरिया हो जाता है, एक भाजी नहीं है रमकेरिया। अकुम एवं तोंडी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तो अकुम एवं तोंडी जो हैं किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तो ये सुसीर टाइप का वाद्य यंत्र है। देखिए दोस्तों, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, अकुम एवं तोंडी को, ये जो है ना सुसीर वाद्य यंत्र है, सुसीर वाद्य यंत्र, सुसीर वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, इसको आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नया टाइप का क्वेश्चन है। तो अकुम एवं तोंडी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुसीर वाद्य यंत्र। उसके बाद कक्सार किस जनजाति का नृत्य है, कक्सार। ठीक है, कक्सार जो है आपका मुड़िया जनजाति का नृत्य है। अगला हम बात करें तो छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है, छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक जो हैं वो बलदेव प्रसाद मिश्र हैं। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, छत्तीसगढ़ का जो परिचय पुस्तक के लेखक हैं बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप याद रख लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है इस पीएससी में यही क्वेश्चन आ जाए, छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है, क्योंकि जो है पीएससी में कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। तो बलदेव प्रसाद मिश्र इसका जो सही आंसर है। ठीक है, बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे, तो बाबू रेवाराम जो है कुदुरमाल के निवासी थे। कुदुरमाल एक जगह है, ठीक है, वहाँ बाबू रेवाराम निवास करते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है, तो ठाकुर जो जगमोहन है सिंह की रचना क्या है, श्यामा स्वप्न। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन है, तो ये श्यामा स्वप्न इसका सही आंसर है, श्यामा स्वप्न। ठाकुर जगमोहन की रचना है श्यामा स्वप्न। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला की बात करें तो ये हमारे पास ये है, सीता बेंगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है। तो ये सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ये कहाँ पे है भैया, तो रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ियों में। ठीक है, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफाएं जो है सरगुजा। ठीक है, रामगढ़ जिला, रामगढ़ सरगुजा जिला। ठीक है, यहाँ पे है। और अगला हम बात करते हैं, श्री लक्ष्मण देवराय द्वारा निर्मित करवाया गया था, किसको करवाया गया था, तो भोरमदेव का जो है उसको निर्माण करा। भोरमदेव का मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, श्री लक्ष्मण देवराय जी ने निर्माण कराया गया। क्या भोरमदेव, यहाँ पे मंदिर लिखा है क्या, नहीं, सिर्फ भोरमदेव लिखा है। तो भोरमदेव यहाँ पे जो है भगवान है, उनको निर्माण करवाया गया था श्री लक्ष्मण देवराय द्वारा। और जो भोरमदेव का मंदिर है उसको निर्माण करवाया गया था जो फणी नागवंश के गोपाल हैं। ठीक है, उनके द्वारा, गोपाल देव या गोपाल कृष्ण या गोपाल देव था उनका नाम। ठीक है, उनके द्वारा करवाया गया था। और देखते हैं हम लोग, अलबामा हिल स्थित है। तो पहले जो है जो इसका जो आंसर लिया है, कई कोचिंग ने ये लिया है, बीजापुर अपलैंड के पश्चिम में स्थित है ऐसा करके, लेकिन अलबामा हिल अभी तक एकदम क्लियर नहीं हुआ है। पीएससी ने इसको क्या किया है पता है आपको, विलोपित कर दिया प्रश्न को। ठीक है, क्योंकि ये बीजापुर में मेरे ख्याल से नहीं है ये। ठीक है, तो बीजापुर अपलैंड में पश्चिम में स्थित है, कई कोचिंग ने इसका आंसर लिया है ए। और ये वाला भी क्वेश्चन जो है आपका विलोपित हो गया था। 68वां नंबर, मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है, तो इसका जो सही आंसर है वो है स्थानीय तापांतर के कारण। लेकिन कुछ वजह से इसको जो है पीएससी ने जो इसका आंसर नहीं लिया था। तो स्थानीय तापांतर के कारण जो है मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण है वो। ठीक, 68 के बाद हम चलते हैं 69वें नंबर पे। तो ये देखिए हमारा जो 69वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से रायपुर जिला नहीं है, रायपुर जिला नहीं है, निम्नलिखित में से रायपुर जिला नहीं है। तो अच्छा, ठीक है, प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ऑप्शन के थ्रू ही समझ में आएगा। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा। यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या नहीं भैया, रायपुर में क्या है,
जो शहरी जनसंख्या है वो ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा शहरी वाली जनसंख्या वो है दुर्ग में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? तो देखिए ये आए थे मौलाना शौकत अली, ठीक है। ये जो है महात्मा गांधी के साथ 1920 में जब 20 दिसंबर 1920 को जो महात्मा गांधी जो है आए थे, ठीक है। जब किसने बनाया था, कंडेल नहर सत्याग्रह जो कर रहे थे, उन्होंने उनके आग्रह पर जो है छत्तीसगढ़ आए थे, लेकिन ये जो है सत्याग्रह पे सपोर्ट नहीं किए थे, बस उनको आंदोलन जो कर रहे थे उनको देखने के लिए बाद में आए थे, ठीक है। फिर इन्होंने स्वराज जो आप कोष बनाया था उसके लिए महिलाओं से फिर पैसा भी इन्होंने लिया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो ये आया था निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला दिया था 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को जो ललितपुर के पास गिरफ्तार कर लिया गया था। हाँ सही बात है, 8 अगस्त 1941 को जब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहे थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये सही है, ठीक है। इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव थे, सही बात है। तीसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल इन कार्यकर्ताओं के नेतृत्व किया था, ये गलत बात है, ये नहीं है, ठीक है। केवल 1 और 2 इसका जो सही आंसर है बी है, ठीक है। आप जब गहराई से पढ़ेंगे ना तब ये बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको पढ़ेंगे तब बन पाएगा ये प्रश्न इस टाइप का, ठीक है। सुमेलित कीजिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के नेता। तो ये जो क्वेश्चन है ना इनको विलोपित कर दिया गया था, ये 72वां नंबर का विलोपित कर दिया गया है। फिर भी इसका जो आंसर है वो है जो है एक का तीसरा, यानी कि बिलासपुर, त्रेतानाथ तिवारी बिलासपुर से थे, और जो रघुनंदन प्रसाद सिंह रॉल है वो दुर्ग से थे। अमर सिंह सहगल ये कहाँ से थे, तो ये दूसरा रायपुर से थे, और रविशंकर शुक्ल ये मलकापुर, ठीक है। तो ये रविशंकर शुक्ल भी क्या रायपुर के हैं शायद, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है विलोपित कर दिया गया था CGPSC 2018 द्वारा। तो लगभग 5, 6, 7 प्रश्न को इन्होंने विलोपित किया था, ठीक है। तो आप इसको याद रखें। 73वां नंबर पे हम देखते हैं, तो सुमिलित कीजिए भी है प्रश्न। तो इसको जो है विलोपित नहीं किया गया था, इसका मैं जो आंसर आपको बता देता हूँ। 73 का आपका आएगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ, तो ये है छत्तीसगढ़ रेलवे बंगाल नागपुर का विलय हुआ था। तो इसका जो आंसर है 1887, जो रेलवे बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हुआ था 1887 को हुआ था, ठीक है। और रुद्री नहर का निर्माण कब हुआ था, तो रुद्री नहर का जो निर्माण है ना वो 1912 में हुआ था। आपको पूरा याद रखना पड़ेगा अगर याद नहीं है तो, ठीक है। रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो सेंट पॉल स्कूल की जो स्थापना हुई थी वो 1893 में हुई थी, 93 में। रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ हुआ था। जो रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है 1938 में, बहुत पुराना विद्यालय है, 1938 में प्रारंभ हुआ था रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो बी है, 2, 4, 1 और 3, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, देखिए इस टाइप का जो डेटा है ना उसको आपको कठिन परिश्रम से याद करना पड़ता है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। देखिए सूबेदार का पूछ दिया, सूबेदार कौन कौन से थे, तो इसका जो मैट्रिक है पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, मवी भवानी केबी सिसिया, क्या केबी सिसिया, तो मवी भवानी केबी सिसिया, इस तरह से याद रख लेंगे आप। तो म से जगह महिपत राव, तो पहला जो कौन आया इसके बारे में पूछ रहे, क्रम बताना है ना, कालक्रम। तो सबसे पहले जो आया महिपत राव दिनकर आया, फिर मवी है ना, ये विट्ठल राव आया था, तो विट्ठल राव दिनकर ये है सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आया था भवानी राव, तो भवानी इसमें दिया नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। केबी यानी केशव गोविंद आया है, ये थर्ड नंबर पे आएगा, और बीका जी गोपाल जो है चौथे नंबर पे आएगा। तो सबसे पहला जो आंसर है हमारा फोर्थ। फिर कौन आएगा, वी से विट्ठल राव यानी 1, और उसके बाद कौन सा आया है हमारे पास, भवानी नहीं है तो के आया है यानी कि दूसरा वाला, और फिर बीका जी गोपाल यानी तीसरा। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 कौन सा है, 4, 1, 2, 3 डी इसका राइट आंसर होगा, 4, 1, 2, 3। तो उसको ट्रिक को याद रखें, मवी भवानी केबी सिसिया, ठीक है। इसको मैंने याद किया, बहुत ही बढ़िया ट्रिक लगता है मेरे को तो, ठीक है। मवी भवानी केबी सिसिया। सूची अ को सूची ब में सुमिलित कीजिए। रुद्र कुमार गुरु कहाँ के थे, इसको हमको सुमिलित करना है।
तो उसका जो सही आंसर होगा, रुद्र कुमार गुरु कहाँ के थे, तो इसका जो सही आंसर है दूसरा है, ये लोरमी के थे। रुद्र कुमार गुरु लोरमी के थे। लोरमी मुंगेली जिले में आता है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये रुद्र कुमार गुरु जो है अहिवारा के थे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। तो जो रुद्र कुमार गुरु है ना, ये अहिवारा के थे, अहिवारा। ठीक है, और जो देवेंद्र बहादुर सिंह हैं वो कहाँ से थे, तो ये तीसरा बसना से थे। डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव कहाँ से थे, तो ये सिहावा से थे। और धर्मजीत सिंह हैं वो लोरमी से थे। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है, सॉरी उसके लिए। आप इसको सही याद रखें। रुद्र कुमार गुरु कहाँ से थे, अहिवारा से थे। धर्मजीत सिंह कहाँ से थे, लोरमी से। देवेंद्र बहादुर सिंह ये थे हमारे बसना से। और लक्ष्मी ध्रुव थे कहाँ से, सिहावा। ठीक है, ये विधायक हैं। ठीक है, धर्मजीत सिंह बहुत ही फेमस हैं लोरमी से। और देखिए अब सारे विधायक हैं मेरे ख्याल से, तो इसको आप याद रखें। विधायकों और नेताओं या नेता प्रतिपक्ष विपक्ष, इन सबको बहुत ही यहाँ पे पूछा जाता है ना छत्तीसगढ़ के पीएससी में, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है हमारा। क्या है, डी। 4 आया पहले ना, पहले 4, उसके बाद आपका 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, धर्मजीत सिंह वाला लोरमी। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखिए, बहुत ही बढ़िया सा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है ये, नवगठित विधानसभा में नियुक्त प्रोटेम स्पीकर श्री राम पुकार सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो हैं आपके पत्थल गांव से आपका जो है हैं, पत्थल गांव जसपुर साइड में है। ठीक है, नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा का कौन सा सदस्य पूर्व में राजनीतिक विज्ञान का प्राध्यापक था। तो ये लक्ष्मी ध्रुव जो है ना, ये पहले राजनीति विज्ञान पढ़ाते थे। ठीक है, लक्ष्मी ध्रुव। ठीक है, विधानसभा का सदस्य हैं ये, तो इसको आप याद रखें, यानी कि विधायक हैं। अगला देखते हैं 78, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के प्रथम चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ था। ये पुराना प्रश्न हो गया। अब 2019-20 का आप डाटा याद रखें, 20 का। ठीक है, ये जो उस समय हुआ था 18 का हुआ था, 18 निर्वाचित क्षेत्रों का उस समय की बात है। अभी करंट अफेयर में आप नया वाला डाटा याद रख लें। सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में किस नया ब्रॉड गेज विद्युतीकृत रेलवे लाइन को स्वीकृति प्रदान की है। तो कटघोरा रेलवे और डोंगरगढ़ रेलवे, इनको जो है नया मंजूरी मिला था 2018 में सितंबर में। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो उसमें आप ज़्यादा टेंशन ना लें करंट अफेयर में। ठीक है, अक्टूबर 2018 में मंदिर हसौद रायपुर के किस महिला को भारत के मिस ट्रांस क्वीन के लिए चुना गया था। तो ये जो है वीणा सेंद्रे को, ये जो है ट्रांसजेंडर थी और ट्रांस क्वीन के लिए वीणा सेंद्रे को चुना गया था 2018 में। तो ये था 80वां प्रश्न। ठीक है, अभी 81वां में चलते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं 81वें नंबर की। तो आनंदीबेन पटेल जो अभी कहाँ की राज्यपाल हैं, यूपी की। ठीक है, को शपथ किसने दिलाई थी उस समय जब छत्तीसगढ़ की ये जो है एडिशनल मतलब अतिरिक्त जो इनको प्रभार मिला था, जब हमारे जो राज्य का जो माननीय श्री राज्यपाल जो है ख़त्म हो गए थे, उस समय आनंदीबेन पटेल को जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अब उस समय जो शपथ दिलाई थी, किसने दिलाई थी, तो इसको जो दिलाया गया था शपथ, वो न्यायमूर्ति जो हैं हमारे, इसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था अजय कुमार त्रिपाठी द्वारा इनको शपथ दिलाया गया था। अभी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जो हैं कहाँ की है, तो यूपी की जो है राज्यपाल हैं। ठीक है, दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं विधायक निर्वाचित थी। ठीक है, तो उस समय जो है 2018 की बात करें तो 13 महिलाएं विधायक के रूप में निर्वाचित हुई थी। ठीक है, भारतीय प्रबंध संस्थान में प्रवेश के लिए जो कैट परीक्षा होता है ना, यानी मैनेजमेंट के लिए कैट होता है, MBA करते हैं जहाँ से, उसमें जो है राशि श्रीसीमाल ने लाया था। ठीक है, 99.9%। लेकिन जो है आपका CGPSC ने इसको क्या कर दिया है, इस प्रश्न को विलोपित कर दिया। क्योंकि इस टाइप का प्रश्न अगर पूछोगे भैया, तो कितने सारे एग्जाम होते हैं ना छत्तीसगढ़ में, आप पूरे भारत में आप किस किस एग्जाम के बारे में पूछेंगे, तो इसलिए शायद ये विलोपित हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है राशि श्रीसीमाल।
छत्तीसगढ़ पर्यटन में सितंबर 2018 में किस जिले में छत्तीसगढ़ स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया था? स्वदेश दर्शन का योजना का जो उद्घाटन है वो धमतरी से हुआ था। तो धमतरी बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ आप जाइए जरूर घूमने। तो ये धमतरी है ना पर्यटन स्थल जो है, यहीं से स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ हुआ था सितंबर 2018 में। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता था कि स्वदेश दर्शन योजना कब लागू हुआ था, तो सितंबर 2018 में। इस तरह से आपको आंसर देना था फिर, ठीक है। तो पीएससी कुछ भी पूछ सकता है, तो इसके लिए आप तत्पर रहें, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का जो 85वां नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना, एनटीपीसी, ठीक है, जो यूज़ करता है तापी ऊर्जा को, एनटीपीसी या हो सीएसईबी, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सीएसईबी, ये जो करते हैं ना, कोयले को जलाते हैं और उससे फिर क्या करते हैं हम लोग, ताप जो है पैदा कर लेते हैं। तापी ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, फिर टरबाइन को चलाते हैं, फिर हमें हमारा जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देता है, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तापी ऊर्जा मुख्य स्रोत है। 2012-13 और 2017-18 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के में किस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका थी? तो देखिए जो प्रमुख भूमिका थी ना, तो अभी जैसे हम विद्युत वाला देखें तो छत्तीसगढ़ में विद्युत का जो है बहुत बड़ा योगदान है, गैस और जल आपूर्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। अभी जैसे बताया कि जो एनटीपीसी हमारे बिलासपुर में है, एक एनटीपीसी कोरबा में है और एक एनटीपीसी रायगढ़ पुसौर में है शायद, ठीक है। तो ये जो 3 एनटीपीसी है वो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है सीएसईबी, वो जो है उसकी 5 कंपनियां हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का अलग है, जनरेशन का अलग है, ट्रांसमिशन का अलग है, तो और होल्डिंग का है, और एक और फाइनेंसिंग का, ऐसा कुछ है। तो ये जो है ना छत्तीसगढ़ में बिजली का बहुत बड़ा कारोबार है भैया, और सबसे ज़्यादा जो है राज्य सरकार इसी पे खर्चा करती है और इसी से उनका इनकम भी होता है सबसे ज़्यादा। वर्ष 2016-17 में इस राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने के में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो जो 16 और 17 में जो है ना, सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका था राजस्व आय को प्राप्त करने में, वो था हमारा नन अदर देन कोयला। सॉरी, अगर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो कोयला अगर ऑप्शन में दिया, तो कोयला हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कोयला, ठीक है। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदूभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास, ये इसका सही आंसर है 1000 मेगावाट। जो मड़वा तेंदूभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा में है ना, उसका जो क्षमता है 1000 मेगावाट है। 500 के 2 यूनिट लगे हैं मेगावाट में, ठीक है। मेगावाट, मेगा यानी कि होता है 10⁶, इतना बहुत ज़्यादा, यानी कि 600 शून्य लगेगा इसमें, ठीक है। 3 और 3 6 शून्य, इतना मेगावाट इंटू दिस, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मया जो सरकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो ये जो दंतेश्वरी मैया का जो है वो बालोद में है। शक्कर फैक्ट्री, सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री, ये कहाँ पे है? बालोद जिले में है, ठीक है। दंतेवाड़ा में नहीं, ये खास बात इसकी है, ये बालोद जिले में है। वैध क्या नहीं है? तो वैध क्या नहीं है, तो इसमें से देखिए हम पढ़ते हैं फिर पता चलेगा क्या वैध नहीं है। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है? नहीं, विधायक है भाई तो कुछ भी कर नहीं सकता है, ठीक है, ये नहीं कर सकता है। एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हैं बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है, ये भी लोकसभा का जो सदस्य है वो भी नहीं कर सकता, विधायक भी नहीं कर सकता, एक राज्यसभा का सदस्य ये भी नहीं कर सकता। एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है, क्या कर सकती है? इसका जो सही जवाब है वो यही है, ठीक है। इसका डी आंसर सही है। देखिए इसका जो मैं आंसर है वो लेके भी आया हूँ आपके लिए, अगर मैं कंफ्यूज ना हूँ, इसलिए मैंने जो है छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जो है आंसर लिया है। तो इसका सही आंसर है 90 में, देखिए आप, ये जो है 90 में डी वाला, ठीक है। तो सही आंसर क्या हमारा पास डी है इसका। अगला देखते हैं हम लोग क्या सही है, तो इसमें से क्या सही है करके पूछा गया है, ठीक है। तो क्या ग्राम पंचायत में
एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, ग्राम पंचायत है भैया, ठीक है। तो एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं क्या? हाँ सही बात है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, हाँ होती है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये बात सही है। ग्राम सभा की जो बैठक है ना वो ग्राम पंचायत के जो मुख्यालय है वहाँ पे होती है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ठीक है। तो ग्राम सभा की बैठक जो है ना प्रत्येक ग्राम में होती है, ये सही है। तो ग्राम जो गांव के लोग हैं ना उनका सभा बना रहता है वो होता है, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये भी सही है। तो मुख्यालय मुख्यालय में नहीं होती भैया, ये गलत है, सॉरी ये गलत हो जाएगा। मुख्यालय में कहाँ से हो जाएगा मुख्यालय? अगर ग्राम पंचायत का जो मुख्यालय है मुख्य वाला वहाँ थोड़ी होगा, वो भवन रहता है ना वहाँ से होता है ये। तो जो इसका सही आंसर है हमारे पास वो हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ नीचे में। इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है डी, पहला वाला सही है, ठीक है। दूसरा वाला सही है और आपका पांचवा वाला सही है, ठीक है। देखिए पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है और आपका पांचवा वाला सही, पांचवा वाला सही है, ठीक है। पांचवा वाला सही है। तो ग्राम जो पंचायत है ना उसकी बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में भी होती है, ठीक है। कभी कभी बुलाया जाता है, सॉरी ये जो है सही है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है ये है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये बहुत सही है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी गलत है। प्रत्येक गांव में नहीं होती है, उसका जो मुख्यालय होता है वहीं से होती है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, इसको आप लाइटली लीजिएगा। ये जो आंसर है ना वो सही है, 1 2 और 4 5, 1 2 और 5, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, ठीक। अगला देखते हैं। एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका जो पहला सम्मेलन है 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दिया गया। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुआ और इसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। इस नवगठित पंचायत का कार्यकाल होगा, देखिए जो पहला हो चुका था ना पहला सम्मेलन, पहले सम्मेलन की तिथि से ही गिना जाता है। इससे जो है 5 साल हम लोग गिनेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो बी आएगा। इसका जो सही आंसर है 10 फरवरी 2019 इसका सही आएगा, ठीक है। जब प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 साल किसी भी जो है पंचायत का या किसी भी आप ले लें जहाँ 5 साल कार्यकाल है तो प्रथम सम्मेलन की तिथि से चालू होता है। 93 देखते हैं हम लोग। 2014 से 15, 2017 से 18 अवधि में इस राज्य में कुल कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत, जो स्वयं राज्य का स्वयं का कर का राजस्व प्रतिशत कितना किस वर्ष सबसे कम रहा? तो जो है इसका जो सबसे कम वर्ष रहा वो है हमारे पास बी, 2015-16 में सबसे कम था इसका, ठीक है। 2015-16 में इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति की बात करें तो इसमें जो है आपका देखिए क्या क्या होता है विशेष पिछड़ी जनजाति। अबूझ मारिया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा। तो ये हलबा तो नहीं है आंसर, ठीक है। कंवर भी नहीं है, मुड़िया भी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो इनमें से कोई नहीं थी, ठीक है। आपको मैं बता दूं विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सा होता है। अबूझ मारिया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा। और 2 जो है राज्य सरकार द्वारा भुंजिया और पंडोप, ये जो है ना आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति है। 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार द्वारा। तो ये जो है हलवा लवा नहीं है, इसमें जो आंसर है वो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। अगला हम देखते हैं हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो हल्बी जो है हमारी वो है आर्य भाषा से है क्या, द्रविड़ से है क्या, या मुंडारी से? तो ये आर्य भाषा से है, आर्य भाषा परिवार से संबंधित है हल्बी, ठीक है। 3 भाषा परिवार होते हैं, आर्य भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। तो आर्य भाषा से संबंधित है। वर्ष 2017-18 में इस राज्य के लिए स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्या दर थी? तो जो वर्ष अगर हम बात करें इसकी तो सकल दर था वो कौन सा था? इसमें तो सही आंसर हमारे पास है, ये है एक सेकेंड, ये जो सही आंसर है वो है सी, 6.65%। इसका जो सही आंसर है वो है सी, 6.65%।
जो ये था 2017-18 का डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो नवीन डेटा है उसको आप याद रखें। आर्थिक सर्वेक्षण का आप नया डाउनलोड कर लेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से तो आपको मिल जाएगा। अगला हम बात करते हैं बस्तर दशहरा का आयोजन कुल कितनी अवधि के लिए होता है। तो देखिए 75 दिन के लिए होता है। बस्तर अवधि का जो समय है वो 75 दिन के लिए हुआ है, ठीक है। लेकिन जो अगर 2020 का दशहरा की बात करें तो लॉकडाउन की वजह से और एक लॉकडाउन नहीं, एक उनका जो हिंदू पंचांग है ना उसमें तिथि बढ़ गया, तो इसका जो आयोजन 105 या 104 दिन के लिए हुआ है। तो 105 या 4 तो 104 दिन के लिए हुआ है शायद, ठीक है। तो 104 दिन के लिए हुआ है आई थिंक। तो बस्तर दशहरा का आयोजन कितनी अवधि के लिए होता है? जनरली जो है 75 दिन के लिए होता है, ठीक है। और ये ऑप्शन में 105 दिन दिया है, ये जो है हाँ 105 दिन हुआ है, ठीक है। 105 दिन हुआ है कब? ये 2020 में हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है 2018 में आया था, उस समय कितना दिन का होता था? 75 दिन का। सिर्फ इसी वर्ष जो हुआ है 105 दिन का हुआ है। तो क्यों हुआ है बता देता हूँ। जब ये महीना जो है रिपीट हो गया था उनके हिंदी पंचांग में, तो ऐसा होता है, उनका एक फिक्स नहीं रहता है। वो जो है चंद्रमा पे निर्भर होके और तारों पर निर्भर होकर जो है हिंदू पंचांग बनता है। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? तो जो गंगा दशहरा है ना वो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है, ठीक है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना ज्येष्ठ माह के 10वीं को। बड़े भजन का रामनवमी, वो सिंपल वाला दशहरा नहीं है, वो गंगा दशहरा अलग होता है ना। बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है? जो बड़े भजन का राम नवमी मेला है ना वो आपका लगता है ए यानी कि पौष महीने में, ठीक है। अघन पौष महीना होता है ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक माघ फागुन अघन पौष, इस तरह से। जाजाले देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? जो जाजाले देव जांजगीर चांपा बहुत ही फेमस है। जाजाले देव ने ही वहाँ पे जो है जाजाले देव प्रथम, उसने जांजगीर चांपा जो शहर है उसकी स्थापना की थी, और उसी की याद में जो है जांजगीर चांपा में भी आज भी जाजाले देव महोत्सव मनाया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को एंड करता हूं, और आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज़, ठीक है। और अगर कोई मिस्टेक है, कोई गलती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लीजिए, विनम्र पूर्वक मैं उसका जो है सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।